ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो मेथड बता रहा हूं ये इस चैप्टर का लास्ट मेथड है। एक एक बच्चा बेंच के आखिरी बेंच पे बैठा हुआ बच्चा को भी ये समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीका से बताने वाला हूं। अब बहुत ही आसान मेथड भी है ये। अगर अभी तक कोई मेथड आपको समझ में नहीं आया, फिर भी अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस रहोगे तो ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ लेना, या यूट्यूब वीडियो तो अपलोड होता ही है डेली, इसमें जाकर के रिकॉल कर लेना, देख लेना एक बार। मैं कोशिश करता हूं कि बेंच के आखिरी बेंच पे बैठा हुआ बच्चा जो है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए रेडी करें। तो हेडिंग लिखिए वज्र गुणन विधि। आज तारीख है 22/2/2025। आज का डेट लिखिए कॉपी पे डेट लिख लिया। ठीक है, हेडिंग लिखिए वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस चैप्टर का आखिरी मेथड है। ये मेथड बनाने के बाद आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझिए। हेडिंग लिख लिया? सभी ने लिख लिया? यस और नो? चलिए, अगर सभी ने नोट कर लिया है तो पेन को बिल्कुल रख दीजिए। पेन को छूना भी नहीं है जब तक मैं बोलूं ना। पेन को छूना भी नहीं है। अंडरस्टैंड क्लियरली? चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का ये एक बहुत ही सिंपल, सटीक और आसान मेथड है। तो ध्यान से समझिए। आप लोग को पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अभी पहले मेथड बताता हूं, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर के भी समझाऊंगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को मानक रूप कहते हैं, इसी को सामान्य रूप कहते हैं। जो भी आपको कहा जाए बस ध्यान से समझते जाना है। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना तो सभी को आ चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से बोले, ऑलरेडी हम हेडिंग दे चुके हैं तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, x थोड़ा दूर में y और थोड़ा दूर में 1 लिख लेना है। ध्यान से समझो। फिर इसके जस्ट सामने नहीं बल्कि यहां और यहां, इसके बीच में, फिर इस दोनों के बीच में, फिर एक इधर क्या लिखना है सुनो। x के साथ लिखना है तो x को ढक देना है। बाकी क्या दिख रहा है? b1 b2 c1 c2। तो यहां पे लिखना है आपको b1 b2, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से लिखना है आपको c1 c2। यहां से हमने शुरू किया, ऐसे गया और फिर घूम के ऐसे ही आना है। आ रहा है बात समझ में? b1 से हमने शुरू किया लिखना और c के पास गया, b1 से लिखना शुरू किया, ऐसे c के पास गया और c से फिर घूम के वापस ऐसे a के पास आना है। देखो कैसे, b1 c1 a1, यहां पे क्या लिखना है? a1, फिर में a2। फिर b1 से गए थे c1, ऐसे घूम के फिर कहां पे आना है? b1 पे, b1 b2। कंसेप्ट समझ में आया? b1 से स्टार्ट किए, यहां पे लिखना b1 c1 a1 b1। ये जरूरी है, ये वाला बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। बाकी कुछ बुक वाले क्या किया है, इस मेथड से नहीं बनाया, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी 3-4 रास्ता है, वो सारा रास्ता बताऊंगा। अभी पहले ये समझ लो एक जो मेथड बता रहा हूं। अब सुनो, इसके जस्ट नीचे में फिर क्या करना है, x अपॉन
यहां पे अब वज्र गुणन लग रहा है। वज्र गुणन क्या है देखो जरा, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इधर इसके साथ, इधर इसके साथ, फिर ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। एरो का चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। पहले इधर से शुरू हो रहा है, पहले इधर से फर्स्ट नंबर पे ये काम करेंगे और सेकेंड में ये काम करेंगे माइनस लगा के, फर्स्ट में फिर ये, सेकेंड में ये। तो ये फर्स्ट और सेकेंड नहीं लिखना है आपको, बस ये समझने के लिए मैं दे रहा हूं। पहले ऊपर वाले से सुनो इधर ध्यान से, B1 गुना C2, B1 C2 माइनस का सिंबल देना है, B2 B2 C1। क्या बोल रहे हो? नहीं प्लस नहीं लेना है, कारण भी बताऊंगा, पहले समझो तो, क्या आप स्टेप पहले समझ तो लो। अब मैं इधर से जा रहा हूं अपना घर, कोई बोलेगा सर हम इधर से क्यों नहीं जाएंगे, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि सर वो इससे शॉर्टेस्ट पड़ता है। दूसरा कारण ये है, देखो अगर इस सवाल में आप यहाँ पे माइनस ले लेते हो तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है, ये इसका स्टेप ही ये है। अब जैसे 4 + 2 दोनों को जोड़ने के बाद 6 आता है ना जी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये 6 क्यों आता है, इसका कारण क्या, 9 क्यों नहीं आ जाता है? इसका कोई लॉजिक नहीं है मैथ में। अब सुनो, पहले जो स्टेप बता रहा हूं उसको समझ लो, फिर इसमें हम लोग रिसर्च करेंगे बैठ करके। रिसर्च वो समझो, क्वेश्चन आपके मन में जनरेट हो रहा है, क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है अपनी जगह पे वो भी ठीक है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है पहले उसको समझ लो, और फिर उठा देखो कहां गिरा है, फिर क्रॉस क्वेश्चन करते रहना। सुनो ये वाला स्टेप समझ में आ गया सभी को? उसके बाद y देखिए, y लिखेंगे इसके नीचे में, ध्यान से देखना, इसके नीचे में क्या है, C1 A2 माइनस C2 A1, फिर बराबर 1 है अपन में A1 B2 माइनस A2 B1। इतना समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया तो बस समझो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया। अब एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर ये कर देंगे, एक बार इसके बराबर ये कर देंगे, तीनों आपस में बराबर है कि नहीं? तीनों आपस में बराबर है, तो एक बार x के बराबर ये कर देंगे, एक बार y के बराबर ये कर देंगे। तो देखो यहां से क्या हो जाता है, x, ध्यान से समझना इधर, x अपन में क्या है, नीचा लिखूं या इधर लिख दूं? वेरी गुड। x अपन में क्या है बच्चे, B1 C2 माइनस B2 C1। B1 C2, देखो यहाँ पे 12, ध्यान से देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, 12 21 12 21 12 21, ये पैटर्न में दिखना चाहिए आपको। अगर पैटर्न में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। 12 21 12 21 12 21। दूसरा बात, BC BC, CA CA, AB BA, AB AB, BC यहां से देखो ये बीच वाला BC इधर है, फिर उसके बाद CA बीच में है, फिर AB इधर लास्ट में। ये पैटर्न भी आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या है, B2 C1 बराबर 1 बाय क्या है बच्चे, A1 बाय B2 माइनस A2 B1। ये हो गया, x को 1 के बराबर कर दिए, फिर y को 1 के बराबर। यहां से देखो ये x के अपन में है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर ऊपर में मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर यहां से एक फॉर्मूला मिल गया, B1 C2 माइनस B2 C1 अपन में A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहां से एक x का वैल्यू मिल गया। इस वाले फॉर्मूला में अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 का, तो आपको डायरेक्ट x मिल जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। समझ में आ गया बात? अब इधर आ जाओ, y बराबर, y के अपन में क्या है बच्चे, y के अपन में देखो C1 A2 माइनस C2 A1 है, यस और नो? बराबर एक बार कर देना है इसको 1 के, A1 बाय B2 माइनस A2। देखो इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको ये पैटर्न याद हो गया तो आप आराम से बना लोगे।
यहां से अगर हम y निकालें तो ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इधर चला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो C1A2 माइनस C2A1 अपन में A1 B2 माइनस A2 B1। यहां से देखो y मिल गया, यहां से सॉल्यूशन हो गया यहां तक। देखो इसमें कितना स्टेप है, मात्र 1 2 3, अच्छा चौथा स्टेप में आके आंसर बन जाता है। अब हाँ, दोनों को एक बार x के बराबर 1, एक बार y के बराबर 1, किसी को भी पहले कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, आपके बुक में कहां पे दिया है, पेज नंबर 65 पे देखो दिया है, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपन में a1 b2 माइनस a2 b1, पेज नंबर 65 पे इक्वेशन नंबर 5 दिया है। उसके बाद पेज नंबर 66 पे पहले ही नंबर पे दिया है इक्वेशन नंबर 6 दिया है या नहीं, पेज नंबर 66 और 65 पे दिया है ये दोनों। x बराबर y बराबर देखो दिया है कि नहीं दिया है। तो ये तो एक मेथड है, अभी हमने इस पे सवाल सॉल्व नहीं किया, तो पहले इस मेथड को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, सेम टू सेम ये पूछ देगा। हाँ, x बराबर विधि से क्या होता है फॉर्मूला बताइए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको डायरेक्ट एक सवाल सॉल्व करके बताएंगे कि इस मेथड से सवाल कैसे सॉल्व होता है। इसका ढक्कन मिला बाबू, साफ सुथरा हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिए। हाँ, कल टेस्ट है बच्चे, टाइमिंग सुबह 7 बजे, आप लोग आ जाना 6:30 बजे, आधा घंटा मैं पढ़ा दूंगा, फिर 7 बजे तो सर टेस्ट ले लेंगे। 7 बजे टेस्ट है, और टेस्ट में पूरा बेंच भरा होना चाहिए, मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और टेस्ट में प्राइज भी है, जो अच्छा नंबर लाएगा मेडल भी मिलेगा। तो बाकी सब प्राइज व्राइज के बारे में तो सर बताएंगे ही। हाँ, तो आप लोगों को, अपने मित्रों को, अपने सखी सहेलियों को, अपने भाई बहनों को, सभी को ये मैसेज दे देना है कि कल टेस्ट है, टेस्ट का फीस 20 रुपया है, और सुबह 7 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा, लेकिन पहुंचने का टाइम 6:35 है। सब कुछ तैयार है, तो टेस्ट फीस लेकर के आना है। 20 ना, अब क्या है वो सब अपना जानो, इतना मुझे नहीं पता, 10 की 20, लेकिन लेके आना है, और टेस्ट सभी बच्चे को अटेम्प्ट करना है। पहले कितना लगता था सर? पहले तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 10 रुपया, 20 लेके आना, 10 मांगा जाए, 20 रुपया बोल दीजिए, 20 रुपया लेके आना। अगर 10 आपसे मांगा जाए तो 10 ही देना, 20 रुपया ले वापस ले रख लेना घर में। ये आ रहा है बात समझ में? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा। देखिए सुनो, पहली बात, सबसे पहले क्लास रेगुलर आने की कोशिश करो आप लोग, क्योंकि आप 10वीं में आ गए हो। अब मिस करोगे तो समझ लो जिंदगी नर्क बन जाएगा। एक दिन मान लो जिस दिन आपने मिस किया, उसी दिन कोई टीचर ने कोई बात पढ़ा दिया, वही एग्जाम में आ गया, तो आपने तो वो चीज मिस कर दिया, 1-2 नंबर से अपने साथियों से पीछे रह जाओगे। एक नंबर से फेल होता है, एक ही नंबर से पास होता है, एक ही नंबर से फर्स्ट डिवीजन भी होता है। तो जिस दिन आप एब्सेंट होते हो, क्या पता उसी दिन टीचर ने कुछ ऐसी बात बता दिया क्लास में, और वही एग्जाम में आ गया। तो इसलिए आज क्लास 10 की ईच एंड एवरी क्लास इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स के लिए। एक एक मार्क्स एक एक क्लास में बन सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करने, ये एक तरीका है। अब इसमें जा रहे हैं, हम एक सवाल सॉल्व करके बताएंगे। हो गया नोट? यस सर, यस सर, इशू पे होगा सर। हाँ, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये 2 इक्वेशन दिया रहेगा आपको,
सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना इक्वेशन को, बराबर की उस साइड 0 होना चाहिए, इस साइड ले आना, ठीक है। a1 b1 को इस पैटर्न में अरेंज कर लेना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। x बराबर लिखना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या, हाँ उस साइड हमेशा एक रखना है, ठीक है। उसके बाद c1 c2 इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बीच में इस दोनों को यहाँ पे, इस दोनों को यहाँ पे, फिर यहां से क्या करना, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर करके x निकल जाएगा। नहीं, अभी पहले ऐसे ही करना है, ठीक है। मिटा दो इसको, यस और नो, चलो हो गया रे। अपने आसपास में देख लो, कॉपी में कहीं किसी से लेकर के लिख लो। अब मैं एक वज्र गुणन विधि से सवाल सॉल्व करके बताता हूं आप लोगों को। एक इक्वेशन दो मुझे जो वज्र गुणन विधि से बनने वाला हो, या बनने वाला तो सब है वज्र गुणन से। एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3. एक्सरसाइज 3.5 का पहला नंबर सवाल पढ़िए। समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। वज्र गुणन विधि से देखो, पहला का पहला नंबर का चेक करो पहले, उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। a1 by a2 b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो रहा है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल हो जाएगा लाइन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा पहला नंबर पे, ठीक है। लेकिन आप लोग को अगर बनाने के लिए बोला जाए तो बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड नंबर का बनाना है अभी, क्योंकि आप लोग को समझाना। सेकेंड नंबर का इक्वेशन बोलिए। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 इस प्रकार से नंबरिंग करना है। बातें नहीं बच्चे, वॉइस कीप साइलेंट प्लीज। इक्वेशन क्या है बच्चे, 2x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। पेन पेपर को छोड़ दो, रख दो, दिमाग को खोल दो। पेन पेपर को रख दीजिए, कोई हाथ में टच भी नहीं करना है पेन को। इधर ध्यान दो, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। इसमें c1 c2 उस साइड है, उसको इधर लाना है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लाए तो 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट, एंड ये इक्वेशन हो गया। इसमें a1 क्या है बच्चे, a2 क्या है, b2, a1 b2, b2 क्या है 1, c2 क्या है c1 है, ये सारी 1 1, a1 b1 c1, a2 कितना है, b2 कितना है, c2 कितना है। इसको देख करके बेंच के आखिरी बच्चा को पता है ये कैसे निकाला जाता है। खड़े हो जाता, बेंच के आखिरी बच्चे जितने हैं गर्ल्स, स्टैंड अप क्विक फास्ट, गर्व से खड़े हो ना जी सभी बच्चे, टोटल ऑल टू ऑल। बताओ a1 क्या है इसमें, a2 क्या है, जोर से बोलो, a2 क्या है, a1 a2, a1 है 2, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 कितना है, c1 कितना है, c2 कितना है। समझ में आ गया। माइनस रहेगा तो माइनस साइन के साथ बोलना है, अब माइनस नहीं रहेगा तो सिंपल प्लस बोल देना है। आ गया समझ में, बैठ जाओ। अब इसके नीचे में क्या करेंगे, x यहां पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, या एक बार मैं निकाल के बता दूं a1 a2 लास्ट टाइम। चलो एक बार लिख देता हूं, a1 कितना है 2, b1 कितना है, c1 कितना है
A2 कितना है बच्चे, B2 कितना है, C2 कितना है, ये निकाल लिया। इतना काम तो कर लोगे। चलो अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे लिखना है वज्र गुणन विधि से। वज्र, बातें क्यों कर रहे हो बच्चे, गुणन, वज्र गुणन विधि से। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नीचा लिखे या उधर लिख दें, एक स्टेप तो लिख सकता हूं ना। दिख रहा है लास्ट बेंच, थोड़ा और लास्ट बेंच। चलो इधर ही लिख देता हूं, इसी में 2 पार्ट कर लेते हैं उसी में। सुनो इधर बच्चे, x, y और 1 इस प्रकार से लिख लेंगे। कहां से शुरू करते हैं हम लोग, B से शुरू होकर के B पे ही आते हैं। नहीं, B1 कितना है, 1, B2 कितना है, C1 कितना है, C2 कितना है, A1 कितना है, A2 कितना है। बिल्कुल बीचों बीच लिखना है इसके, और थोड़ा सा नीचे, उसके बीच में नहीं डाल देंगे, थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। देखो इस लाइन से नीचे है कि नहीं। उसके बाद B1 B2 फिर से बोलो क्या है, 1 2। इतना समझ में आ गया, ये पैटर्न लिख लिया। अब आ जाओ, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब सुनो बच्चे, x बटे, यहां पे x आ गया, x के नीचे में जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 1 गुना -8, 1 गुना -8, माइनस में जो भी रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस में जो रहेगा उसको ब्रैकेट में, फिर माइनस, ये तो फॉर्मूला से माइनस रहेगा। 2 गुना -5। यहां पे आया समझ में क्या कर रहा हूं मैं, वेरी गुड। फिर बराबर देना है, y अपन में क्या हो जाएगा बच्चे, -5 गुना, -5 गुना 3, -8 गुना, -8 गुने 2। जो माइनस में रहेगा उसको क्या करना है, माइनस में रख के ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद 1 अपन में क्या करेंगे, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना। बात आ गया समझ में यहां तक। अब इसको सॉल्व करके बताओ, x बराबर, x अपन में क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, -8, यहां से माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +10, +10 में से -8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, +10 है ना जी इधर। -5 गुना -2 कितना होता है, +10, +10 में से -8 चला जाएगा, कितना बचेगा, कैसे 2 हुआ, समझ में आया सभी को। चलो यहां पर भी सॉल्व करके बताओ, 5 या 15 माइनस में होगा, माइनस में 15, इधर देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 8 गुना, तो 15 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, या 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, यस और नो। अब इधर सॉल्व करके बताओ, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया कितना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का कंडीशन बन, ले जाओ जैसा, अगर 1/1 रहे तो x के अपन में जो होता है वही आंसर हो जाता है, y के अपन में जो होता है वही आंसर हो जाता है। कंडीशन ये है कि जो 1/1 रहेगा तब, अदरवाइज अगर यहाँ पे कुछ नंबर मिल जाए, यहाँ पे कुछ नंबर मिल जाए तब नहीं करना, तब तो इक्वल करना पड़ेगा। x/2 के बराबर 1/1 कर दोगे एक बार, y/1 के बराबर 1/1 कर दोगे, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y बराबर 1 मिल जाएगा जी। तो यही क्या हो गया हमारा, सिंपल था या नहीं। देखो x के अपन में क्या था, वही आ गया आंसर, y के अपन में क्या था। तो ये तब ऐसा होता है जब यहां पे 1 आ जाता है,
अगर एक नहीं होगा, एक नहीं आएगा तो ऐसा मत करना, तब ऐसा नहीं होगा। तब जो मैंने प्रोसेस किया हूं वही प्रोसेस फॉलो करना। ऊपर में तो 2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला से ही 1 चल रहा है। नीचा में 2 आ सकता है, नीचा में कुछ भी आ सकता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके को कौन कौन बच्चा समझ गया? रेज योर हैंड। पक्का समझ गया सभी? कसम गंगा मैया की। चलो समझ गया तो नोट करो। एक सवाल और था। हाँ देंगे। अब आप लोग से करवाएंगे, चलो नोट करो। नोट कीजिए इसको जल्दी, साफ सुथरा हैंड राइटिंग में नोट कीजिए। ये मेथड आसान है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, चाहे विस्थापन विधि हो या ग्राफिकल मेथड हो, सबसे आसान ये लग रहा था मुझे, लेकिन इससे भी आसान मुझे वैसे विलोपन लगता है। अब आप लोग नहीं, विलोपन सबसे आसान है। अकॉर्डिंग टू मी विलोपन सबसे आसान है। अब आप लोगों को मैंने पांचों मेथड समझा दिया, चारों मेथड। अब आप लोग बताओ कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा? ग्राफिया आसान लगा? ग्राफ में तो जैसी तरह जैसे लाइन है इधर चल जैसे हो इधर ग्राफ पेपर पर बने तब नहीं देते बातें नहीं। इधर दिया दो। दसवीं क्लास में जो बच्चा रेगुलर रह गया, भले वो भूसकोल हो चाहे मूर्ख हो, फिर भी वो फर्स्ट डिवीजन कर जाएगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। बस रेगुलर रह जाओ तुम लोग, अभी से लेकर के लास्ट एग्जाम तक एक क्लास भी मिस नहीं होना चाहिए। जो टीचर यहां से होमवर्क दे उसको प्रॉपर करना है, घर पे जाके जो स्कूल से होमवर्क मिले उसको प्रॉपर करना है। नहीं बने तो इंटरनेट से देखना है, गूगल से देखना है, यूट्यूब से देखना है, जहां से देखना है देखो, लेकिन उसको सीख करके आओ। टॉपर बनने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि प्रीवियस पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अब ये खरीद लो, जो चैप्टर टीचर पढ़ाते हैं, हाँ PYQ बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को 5 बार 6 बार बना लो। जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसी चैप्टर को फटाक से क्वेश्चन बैंक से बनाओ। तब अपने आप को समझ लो कि हम एग्जाम के लेवल पे तैयार हो चुके हैं इस चैप्टर का। अदरवाइज चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं, अब एग्जाम के टाइम में जाके क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो पता चलेगा आधा कॉन्सेप्ट तो भूल चुके हैं। इसलिए जो मेथड क्लास में बताया जाए उस मेथड को उसी दिन इतना प्रैक्टिस करना है कि जिंदगी भर के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाए, और आप अपने बेटे पोते परपोते को भी पढ़ाने लगो। पढ़ा सकते हो, ऐसा स्टोर करो दिमाग में। देखो अभी तक जितना इस चैप्टर में बातें था वो सारा युद्ध नीति, जितना रूल नियम, जितना अस्त्र शस्त्र था इस चैप्टर में हमने सब दे दिया आपको। अब आप लोगों को छोटा मोटा चाकू तलवार बचा हुआ है जो कि थोड़ा बता देता हूं, और अब डायरेक्ट सवाल पे अटैक करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.6 तक है ना एक्सरसाइज, सारे सवाल को A to Z सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो सारा मेथड हो चुका है, सारा रूल नियम हो चुका है, सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। वो सारा कॉन्सेप्ट को यूज करके, सारा रूल नियम को यूज करके सारे सवाल को धराशायी कर देना है। कम से कम 2 बार 3 बार बनाना है घर पे। मैं 1 बार बनाऊंगा, आप लोग 3 बार बनाओ घर पे जाकर के। यहाँ पे वो पैड और मार्कर कौन कौन ले लिया है अभी प्रैक्टिस करने के लिए? वेरी गुड, पैड और मार्कर ले लिए हो, घर पे कर रहे हो ना प्रैक्टिस? एक सवाल को कितने बार करते हो? 4 बस। और जो 3 बार करेगा अभी से बात मानेगा गुरु का, वो फर्स्ट डिवीजन तो अभी लिख देता हूं, उसके किस्मत उसके कपार पे अभी लिखा जाएगा फर्स्ट डिवीजन। तो सब चाहते हो करना फर्स्ट डिवीजन? तो आज से बात मानोगे ना? तो कल पूरा क्लास भरा होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, नहीं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, बातें नहीं, इसको मिटा दो।
अब सुनिए बवासम, सुनो 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 सुनो। एक टेबल जो हम बताए थे आप लोगों को, जिसमें पैरेलल होता है कि संपाती होता है कि प्रतिच्छेदी होता है, वो टेबल सबको याद है? बोर्ड पे आके कौन बना सकता है? वेरी गुड। वही टेबल जो जिसमें बताए थे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, किसका ग्राफ कैसा बनता है? बोर्ड पे आके कौन कौन बना सकता है? देखो अभी भी कोई बच्चा नहीं बना। बंद करो बंद करो बंद करो, हाथ हैंड्स डाउन। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार लास्ट वो टेबल मैं बता रहा हूं फिर से, बच्चे से बनवा दूंगा, लेकिन ये आप लोग कॉपी पे बनाओ। एक बार कॉपी पर वज्रगुणन विधि तो समझ में आ गया जी? एक सवाल सॉल्व करोगे आप लोग वज्रगुणन से? चलो एक तो करो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? नहीं, तीन तीन बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाओ आप लोग कितना जल्दी बना सकते हो। अच्छे से बनाओ, लेकिन -5y बराबर 20। फिर हम वो टेबल पे आएंगे, x - 10y बराबर 40। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बना लेना। और ये एक्सरसाइज कौन सा सवाल है बच्चे? 3.5 का एक का थर्ड, सेकेंड तो हम बना ही दिए है। वज्रगुणन विधि से बनाओ तो देखते हैं कौन पहले बनाता है और सही सही बनाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख देता हूं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1। इसमें तो इनफिनाइट सॉल्यूशन बनेगा, फिर भी बनाओ। अनेक हो जाएगा फिर। इसको आसान करना चाहते हो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो और आसान हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। वैसे नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 5y - 20 बराबर 3x - 5y - 20। बातें नहीं हंस के रही हो। x और 0 और 0 x तो सर दोनों 0। शांत रहो, जिसको आ गया शांत रहो। अभी जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अभी बता दोगे सबको आंसर पता चल जाएगा, इसलिए मत बताओ, अभी बोलो मत।
बन गया सभी से? किस किस से बन गया? रेज योर हैंड। बन गया? चलो देखेंगे कॉपी। आप लोग बोलना नहीं है आप लोगों को। 40 गुना 520, ठीक है, लिखो। अच्छा हाँ पूछ सके जीरो न बुआ, 1 मिनट। फ्रेश पेज निकालो एक कॉपी का, फ्रेश पेज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हाँ, जो डायग्राम हमने बताया था फर्स्ट क्लास में, A1 by A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। हाँ चलिए इसका देखिए, पहला वो डायग्राम बनाइए मेरे साथ। लास्ट में एक कॉलम और इसमें एड ऑन करना है मुझे, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूं। एक कॉलम लास्ट में एक और एड ऑन करना है, मतलब ऐड करना है इस टेबल में। पहला तो हो जाएगा स्थिति, स्थिति मतलब कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन पहला नंबर पे क्या था? A1 बाय नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इसका ग्राफ कैसा बनता था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफीय निरूपण। ग्राफ इसका कैसा बनता था? अभी कुछ मत करो, ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी बनता था, ऐसा ही, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही से बना लेता हूं। अरे समझने के लिए बना रहा हूं। अब इसका बताओ, हल कितना होता था? एक, या इसी का दूसरा में क्या है? चलो उसके बाद बताइए, संगत या असंगत? इसमें क्या होगा? अच्छा, और इसका कुछ बच गया क्या? इसी का नाम है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या था? इसमें ग्राफ कैसा बनता था? चलिए बनाते चलिए तो सभी पूरा नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। हाँ होगा, अभी रुको तो, आगे साइड जगह रखना है इसमें। अनेक हल, और ये भी क्या होगा? संगत। और तीसरा नंबर पे A1 by A2 बराबर B1 बटे, इसी में एक लाइन और ऐड करेंगे बाद में, अभी पहले उधर जगह खाली रखो। इसका ग्राफ कैसा बनता था बच्चे? समांतर। मेरे प्यारे बच्चों, जो सवाल इसमें, चलो ड्रॉ करो, पहले बना लो बना लो बना लो। हाँ जल्दी नोट कीजिए। तो रात देखबे न करी की कर रही है? करेंगे करेंगे। देखिए सर पटना वाला भी
दिल्ली वाला भी मिलतो कनी देर में, दिल्ली वाली भी मिलतो। अब मुंबई वाली मिल लो कि नहीं? समांतर रेखाएं हो सकती है, इस स्थिति समीकरण का हल नहीं है, कोई हल नहीं है, असंगत, कोई हल नहीं है, असंगत। जैसे समीकरण स्थिति में समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, आश्रित और संगत। आश्रित, अवरोधी, अविरोधी, आश्रित। अभी वही ग्राफ भेज दो, वैसी बना दो। हमारा पेन खा जाए। उस कंडीशन का नाम क्या है? इस कंडीशन का कोई नाम नहीं, बस ऐसे ही संगत असंगत जैसे है ना, ऐसे ही इसमें भी विरोधी अविरोधी आश्रित। सर अविरोधी ऐसे था, ध फॉर धनिया। देखो जीवन में कभी खोजना भी होगा ना, तो गुलाब के फूल देने वाले मत खोजना, क्योंकि वो बस एक सप्ताह ही चलता है। खोजना ऐसा जो रोज ला करके दे धनिया और बनाए चटनी, बोले कि धनिया बनावा चटनी, रोज आज तरह से खाए के मन करता तो धनिया ला के जो रोज दे सके, जीवन भर ऐसी तलाश करना जीवन। और गुलाब के फूल देने वाले आपको मिलेंगे तो उसको मत लेना। चल नोट कर, नोट करो। अभी देखो ना, समझा रहे हैं ना, इसीलिए तो लिखवाए हैं। देखिए जीवन के बहुत सारा एक्सपीरियंस तोरा के संगे साझा करबो, तोरा का ऐसा सीख लेना चाहिए। तोरा के से जो निगेटिव पॉइंट है तो वो ग्रहण नहीं करिए। राम भगवान के जब ले जाते हैं गुरु विश्वामित्र, राम भगवान का कहल रहे कि बालक हम आपको ले जा रहे हैं, मतलब कि ज्ञान देने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होंगे, आप उसे ग्रहण मत करना। सिर्फ और सिर्फ जो अच्छाइयां होंगे, जो पॉजिटिव बात होंगे, उसको ग्रहण करना है, ठीक है। तो वही चीज मैं आप लोग से बोल रहा हूं, सभी मेरे भाई बहनों सभी से, गर्ल्स और बॉयज सभी से। कोई भी टीचर हो आपके जीवन में आएंगे, और भी टीचर आगे जीवन में आएंगे, इससे पहले भी बहुत सारे टीचर आए होंगे आपके जीवन में। हर एक टीचर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात, कुछ ना कुछ निगेटिव बात होते होंगे, है कि नहीं? तभी उस लेवल पे बने हैं। तो आप लोग कोशिश करना है कि उनके सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ग्रहण कर लेना है, निगेटिव चीजों को ग्रहण नहीं करना है। कोशिश करना है, ट्राई करना है, जो आपको दिमाग में स्टोर करके रखना है। तो पॉजिटिव बात ये होता है कि कुछ भी नहीं रहे, एटलीस्ट लाइफ एक्सपीरियंस ही अगर कोई टीच करता हूं आप लोगों को, तो उसको सिखाने के पर्पज से टीचिंग होता है मेरा। चलिए अब इसको पहले समझ लेते, फिर हम ज्ञान देंगे। अभी देखो, फिर घरेलू ज्ञान देंगे। A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होता थी। ये तीन बात तो पहले से तुम लोग के दिमाग में फिट है। एक बात हमने और जोड़ दिया है इसमें, देखो अविरोधी मतलब विरोध नहीं करता है, विरोध आपस में मिल जाता है, मतलब मिलने देता है। एक पॉइंट पे मिल रहा है, इसमें इन्फिनाइट पॉइंट पे मिल रहा है। अगर मान के चलो कोई मिलने आ रहा है, कोई लाइन दूसरा, और हम उसको विरोध कर देंगे कि नहीं मिलना है तुमसे, तुम जाओ अपने रास्ता, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, तो समांतर है, ये विरोध कर दिया ना जी, तो इसका नाम हो गया विरोधी। तो समांतर वाला जो है वो क्या होता है? विरोधी। विरोध करना सीखो तुम लोग। देश में अगर कुछ करप्शन हो रहा है तो उसका विरोध करना है, देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना है। अगर आपके पर्सनल मोरल वैल्यू से कोई चीज गलत हो रहा है आपके साथ, तो विरोध करो। चाहे स्कूल में, क्लास में, टीचर में, कहीं पर भी कुछ भी हो, आपके मोरल वैल्यू से जो अकेले ही स्टार्टिंग होता है।
एक बीज से ही विशाल वृक्ष बनता है और उसी विशाल वृक्ष से सैकड़ों फल और फूल बनते हैं। यस और नो? तो पहले स्टार्टिंग एक बीज से ही होता है बच्चे, तो स्टार्टिंग पहले से ही होता है। चलो सुनो इधर, विरोधी कब होगा, ये बात समझ में आ गया? अब देखो आश्रित क्यों लिखा गया है, ये लाइन दूसरे लाइन पर ही लेटा हुआ है, पूरा एक लाइन जो है दूसरे पर ही आश्रित है। यस और नो? पहला लाइन जिधर जिधर जाएगा उधर उधर ये सेकेंड लाइन भी जाएगा। एक बात और ध्यान देना, इस चैप्टर में कभी भी कर्व लाइन नहीं बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधा ही रेखा, टेढ़ी मुढ़ी वक्र रेखा नहीं बनता इस चैप्टर में। हाँ, बाकी चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूर बनता है, इसमें नहीं बनता क्योंकि ये रैखिक समीकरण ही है, रेखा बनाने वाला, और स्ट्रेट रेखा बनाता है, सीधा रेखा। तो पहला रेखा जिधर जाएगा उधर ही दूसरा रेखा जाएगा। एरो देना जरूरी है, विदाउट एरो जो है वो रेखा नहीं कहलाता है, वो रेखा खंड हो जाता है, फिर रेखा का टुकड़ा हो जाता है। जैसे देखो ये एक रेखा का टुकड़ा है, इसलिए इसका रेखा खंड कहलाता है, लेकिन इसी में अगर दोनों तरफ हम एरो लगा दिए तो ये बन गया रेखा। ये क्या बन गया? ये लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। एक तरफ एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा किरण। इतना बात तो समझ में आ गया सभी को? अब सुनो, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये बात भी पूछ लिया गया है, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया, नहीं तो ना आप लोग बनाओगे ऑब्जेक्टिव और बोलोगे सर ये आश्रित तो कभी पढ़ाए नहीं थे, तो इसलिए आप लोग को अब पढ़ा दिया हूं। एक दो बार मैंने क्वेश्चन बैंक जब पलट रहा था तो मुझे ऐसा मिला, इसलिए मैंने सोचा कि ये बच्चों को बताना जरूरी है। तो कुछ पिछले 2-3 साल में एक दो बार ये बात पूछ लिया है कि बताइए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो वो आश्रित होगा कि विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? तो आश्रित अगर होगा तो वो संगत होगा कि असंगत? आश्रित है तो कितना हल, आश्रित है तो ग्राफ कैसा, आश्रित है तो कंडीशन कैसा? चलो इतना सवाल समझ में आ गया? इसको नोट कर लिए? अब मिटा सकता हूं। अब इसी आधार पे एक दो सवाल ऐसा है जो कि आया है एग्जाम में, उस टाइप का सवाल बनाता हूं। निकालो पेज नंबर 66, पेज नंबर यस सर, दिया हुआ है। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 15 पढ़िए। पेज नंबर 68 पे उदाहरण नंबर 15 पढ़िए। एक अद्वितीय हल होना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए। अब सुनो, पढ़ लिया सभी ने? जिसके पास बुक है वो तो पढ़ लिया होगा, जिसके पास नहीं है मैं सुना रहा हूं। बुक सभी खरीद लोगे, ग्राफ पेपर सभी खरीद लोगे, पैड और मार्कर सभी खरीद लोगे, इतना चीज सब कर लेना। अब सुनो इधर सवाल क्या कह रहा है, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है? देखो इस कंडीशन बोल दिया है अद्वितीय हल, हल इसका बोल दिया है। सवाल समझो पहले। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या बोल रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल बोल रहा है कि ये दो इक्वेशन युग्म है, इसमें इसका जो हल करने पर अद्वितीय हल हो रहा है, अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय क्या 4x, अब सुनो इसका अद्वितीय हल है, ये समीकरण युग्म का क्या हल है? अद्वितीय। अगर अद्वितीय हल होता है तो उसका कंडीशन कैसा होता है बताइए? अद्वितीय हल है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, देखो
सवाल कह दिया है कि अद्वितीय हल है इसका, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे P की जगह पे आपको K दे देगा, कभी L दे देगा, कभी M दे देगा, कुछ भी दे देगा इधर उधर, और एक कोई कंडीशन आपको बोल देगा अद्वितीय हल, कभी बोल देगा पैरेलल है, कभी बोल देगा संगत है, कभी बोल देगा असंगत है। ठीक है, प्रतिस्थापन उत्स्थापन कुछ नहीं लगेगा इसमें, बस इसी कंडीशन पे बन जाएगा। ध्यान से समझो, पेन रख दो बाबू, पेन रख दो, पेन रख दो इधर, ध्यान दो। इसमें बोल रहा है अद्वितीय हल है तो P का मान ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, समझ लो ध्यान से। A1/A2 अद्वितीय हल बोल रहा है, तो अद्वितीय हल वाला कंडीशन लिखेंगे पहले, और उसमें सारे वैल्यू यहां से देख के पुट कर देंगे। A1 कितना है, A1 कितना है जी, A2 कितना है, नॉट इक्वल टू, B1 कितना है, अरे B1 कितना है, अब B2 कितना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, P गुना 2 कितना, 4 इंटू 2 कितना, तो ये P नॉट इक्वल टू कितना, इसका मतलब ये हुआ कि P बराबर 4 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है दुनिया का। इसका मतलब क्या हुआ, P बराबर 4 नहीं होगा, बाकी कुछ भी यहाँ पे रख लो, P की जगह पे आंसर हो गया। लेकिन आपको आंसर यही लिखना है, नॉट इक्वल टू 4। हाँ, 4 को यहाँ पे हाँ काट सकते हैं। P के अतिरिक्त मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा। यहाँ देखो आंसर में लिखा है P के अतिरिक्त मान, अतिरिक्त मतलब 4 को छोड़ करके बाकी कुछ भी ले लोगे तो उसका अद्वितीय हल देगा था। चलो नोट हो गया, इस टाइप का सवाल आप बना लोगे। अब एक भाषा वाला सवाल बनाता हूं, जिसमें भाषा वाला सवाल एक भी नहीं बनाया अभी तक, नहीं बनाया हो ना। चल अब जो आप एक्सरसाइज 3.1 पर अभी तक जितना टाइप का सवाल था सारा सवाल बना दिया हूं, बस एक बच गया है जिसका नाम है भाषा वाला सवाल, जिसमें लैंग्वेज में दिया रहता है, इक्वेशन कुछ नहीं दिया रहता है। लैंग्वेज को पढ़ के पहले इक्वेशन बनाना है, अब फिर सवाल बनाना है, सॉल्व करना है। हाँ, जीवन के बारे में क्या बताएं तुम लोगों को, बताएंगे जैसे जैसे टाइम आते जाएगा बताते जाएंगे। नोट हो गया, शांत रहो, इरेज कर दो। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल पढ़िए। अब आपको सारे सवाल बन जाएगा पूरे एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का। आयु का पढ़ लिए सभी ने? शांति से पढ़ना है, मने मन पढ़ना है। इसमें क्या स्टॉप। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज मेरा उम्र मान लेते हैं, माना कि अरे शांत रहो, माना कि अगर किसी बच्चे का उम्र x वर्ष है अभी वर्तमान में, तो आज से 7 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना होगा, x माइनस 7 हो जाएगा ना जी। जैसे आज है y, तो आज से 7 वर्ष पहले कितना होगा, माइनस 7 कर देंगे। अगर 7 वर्ष पूर्व बोलेगा, आगे बोलेगा, नहीं देखो रुको 7 पूर्व बोले, 7 वर्ष पहले बोले या पीछे बोले तो माइनस ही करना है। मान लो आज है आपका 16 वर्ष, तो आज से 7 वर्ष पहले बोले या 7 वर्ष पूर्व बोले या 7 वर्ष पीछे बोले, तो उस कंडीशन में 7 क्या करना है, माइनस 9 करेंगे या सुनो। लेकिन 7 वर्ष 2 वर्ष बाद बोले
तीन वर्ष बाद बोले तो प्लस कर देंगे उम्र में, क्या कर देंगे प्लस। तो पहले इस सवाल को कैसे सवाल को सॉल्व करना है ध्यान दो। पहले मान लेंगे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु x वर्ष। अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो, इस सवाल को अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले बता रहा हूं, पहले भाषा को समझ के इक्वेशन बना रहे हैं। अभी पहले भाषा को समझ के क्या कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं। समीकरण बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तथा आफ्ताब के पुत्री, किसका, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री के ना लिखना चाहिए, आफ्ताब की सही लिखा से पुत्री की वर्तमान आयु कहते हैं, मान लिए y वर्ष। इतना सही है। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व और पिता की आयु 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 माइनस कर दें। अब बेटियों में से 7 माइनस कर दें, बेटियों में से 7 माइनस क्या दी, तो 7 गुनी आयु का था बेटी में से। क्या बोल रहा है, 7 गुना, 7 वर्ष पूर्व में 7 गुना। तो इतना सा सॉल्व करके एक्स निकाल ले। सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया पिता का उम्र 7 वर्ष पूर्व का, ये हो गया पुत्री की 7 वर्ष पूर्व का उम्र। तो 7 वर्ष पूर्व जो था उसमें 7 गुना करने पर उसके पिता की उम्र के बराबर हुआ करता था। तो 7 गुना कर दिए। सवाल में कह रहा है, जो कह रहा है वही कर रहा हूं मैं। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 7y माइनस 47 7 को इधर ले आओगे तो 7 माइनस इतना हो जाएगा, इस 7 को उधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा जी। ये इक्वेशन बन गया। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। क्या हो गया, दूसरा सवाल अकॉर्डिंग टू अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा सवाल, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद। देखो क्या लिखा है, 3 वर्ष बाद। तो x में 3 जोड़ देंगे और y में भी पहले 3 जोड़ देंगे, दोनों का 3 वर्ष हो गया आगे का। अब 3 गुनी रह जाऊंगा तो 3 से गुणा कर देंगे, नहीं पुत्री की उम्र में 3, उसकी 3 गुनी हो जाता है ये। तो x प्लस 3 बराबर, इधर लिख दू क्या, देखो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस सॉरी प्लस 3 3 9, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y। यस हो नो, 3 को उधर कर दो तो कितना बन जाएगा, 6। 9 में से 3 माइनस हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन बन गया। अब इस दोनों को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, वज्रगुणन है, ग्राफिकल है, जो तुमको आसान लगे उससे सॉल्व करके लाना। मैंने एक भाषा को पहले इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया। इसी प्रकार से अब सारे सवाल आप लोग बना के लाओगे इस चैप्टर का। जहां पे कोई भी समस्या होगा पूछ लेना। अगर मेरा नेक्स्ट फ्यूचर में कभी क्लास हुआ तो हम सारे सवाल बताएंगे, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो अपने अपने घर परिवार के साथ। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्काई एकेडमी बाय शंभू सर, SKACADE एकेडमी बाय, सुनो कमेंट आप लोग गुड, फैंटास्टिक, वेल डन, कुछ पॉजिटिव वर्ड कर देना, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हमें यहाँ बच्चा सम देख रहा है, ठीक है ना। अपना नाम लिख करके या अपना SST लिख दोगे, इतना भी समझ में आ जाएगा कमेंट में कि हमारा ही बच्चा समय, यहीं का सब बच्चा समय। बी इन टच, आप लोग कांटेक्ट में बने रहना। अपने साथ के साथियों से हमको क्लास में ज्यादा से ज्यादा लाओ, रेगुलर रहना है, ठीक है। कल एग्जाम है। चलो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सर। इसको फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। विदाई नहीं कर रहे, पक्का।